नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 6 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास उसका अध्याय 4 है मानचित्र मैप्स। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और हम बिना समय गंवाए शुरू करते हैं ताकि हम जल्द से जल्द इस पाठ के बारे में हम जान सकें कि मैप्स कितने प्रकार के होते हैं और कितने उपयोगी होते हैं हमारे लिए। तो आइए हम भूगोल को शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी बाकी वीडियोस को देखने के लिए और साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, अपना प्यारा भारत देश, अपने राज्यों जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, उत्तर प्रदेश राजस्थान में रहते हैं, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, कहीं भी आप रहते हैं, उन राज्यों का अध्ययन जिलों, शहरों तथा गाँवों जहाँ जिस विलेज में आप रहते हैं उसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ग्लोब हमारे लिए उपयोगी साबित होता है लेकिन उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। जैसे आप ग्लोब तो गोल होता है लेकिन मैप क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है। आपने देखा है जैसे पेपर की तरह हमारे सामने होता है, तो वो एक चपटी सतह पे खींचा गया चित्र होता है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को स्वयं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। तो आपको याद रखना, जो फिजिकल मैप जिसे आप कहते हैं, आप जाते हैं दुकान पे, आप बोलते हैं फिजिकल मैप दे दीजिए, इसमें पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों की जानकारी होती है, उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं, जिसमें हमारे राज्य, हमारे पड़ोसी देश, हिंदुस्तान के पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, इन सब देशों की जानकारी होती है। हमारे देश की जानकारी होती है, उनमें राज्यों की जानकारी होती है, उनकी राजधानी की जानकारी होती है। इस तरीके से उसको राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और थीमेटिक मानचित्र मतलब जिसमें अलग अलग थीम होती है, उसमें कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं। जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, इसमें वर्षा दिखाई जाती है कि किस राज्य में कितनी होती है, वन, उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक। आपको 3 चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि मानचित्र 3 प्रकार के हैं। पहला भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक मानचित्र और तीसरा थीमेटिक मानचित्र। और मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। डिस्टेंस, उसकी डायरेक्शन, और प्रतीक मतलब सिंबल्स। तो आइए हम दूरी की बात करते हैं। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे, मतलब असली जैसे दिखे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए यह उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। मतलब वहां पे 2 सेंटीमीटर जो होगा वो 10 किलोमीटर के बराबर है, उसका पैमाना है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शा रहा है। देखिए आप समझ गए होंगे। तो आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर मतलब 5 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर मतलब 10 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत उपयोगी होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी हो तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, उसके छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं।
जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। तो आपने यहाँ पे 2 चीज सीखी कि छोटे पैमाने वाला मानचित्र और बड़े पैमाने वाला मानचित्र। तो आइए देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें हैं। एक अभ्यास है, आप इसको देख सकते हैं और कुछ करके सीखें, और आपको ये समझना है और उसके बाद में इसको थोड़ा सा ध्यान करना है। इसमें आपको आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपको सिंबल्स देखने हैं कि यहाँ पे क्या सिंबल है, और उसको आपको ध्यान से देखना है। तो ये दूरी का सिंबल था, दिशा। अब दिशा में आ जाते हैं। अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर पर निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। ऊ का मतलब समझते हैं क्या होता है? ऊ का मतलब होता है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं के पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। तो चित्र 4.2 में ये 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। वह प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, जो उत्तर और पूर्व के बीच में होती है। फिर है दक्षिण पूर्व, जो दक्षिण और पूर्व के बीच में होती है। उसके बाद में दक्षिण पश्चिम, जो दक्षिण और पश्चिम के बीच में होती है। उसके बाद उत्तर पश्चिम, जो उत्तर और पश्चिम के मध्य में होती है। तो उत्तर पश्चिम वाली दिशाओं को मदद के किसी भी स्थान से हम सही स्थिति में पता लगाया जा सकता है। 4.1 के निम्नलिखित दिशाओं को पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तक, खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। देखिए जो यहाँ पे है इसके आपको देखना है। आप वीडियो को पॉज करिए, आराम से इस वीडियो को देखिएगा। तो आपके लिए कोई जल्दी नहीं है, हमें जल्दी बनानी है वीडियो, या आपको समझ में आए इस तरीके से कि मोटा मोटा टॉपिक हम आपको समझा सके। आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं, स्केल की सहायता से। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। दिक् सूचक मतलब कंपास जिसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे कंपास है, ठीक है। कंपास के जरिए कंपास के जरिए हम दिक् सूचक के जरिए हम नॉर्थ दिशा का पता लगा सकते हैं और उससे हम बाकी दिशा में पता लगा सकते हैं। ये मैग्नेटिक रूप से जो होता है आपके घर में भी हो सकता है, आसपास, या आप लेके भी आ सकते हैं। तो प्रतीक यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों, कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से मैप को जान सकते हैं, मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों को उपयोग के संबंध में हम अंतरराष्ट्रीय सहमति है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे रेलवे लाइन में देखिए इस तरीके से होती है। बड़ी रेलवे लाइन, छोटी रेलवे लाइन, मीटर लाइन, पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, कुएं, तालाब, नदी, पुल, नहर, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम, पुलिस स्टेशन, बस्ती, कब्रिस्तान, पेड़, घास। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। क्या रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं? विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठार और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है, जहाँ पे घास के मैदान होते हैं, हरे मैदान होते हैं। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है, मतलब जो ऐसी रफ आरेख को बिना पैमाने की सहायता से
खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं देखा जा सकता। उस समय हम लोगों के बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींचते हैं जिसे खाका कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको पूरा वो मिल गया है और प्रश्न आपके सामने है। अगर ये वीडियो मुझे लगता है थोड़ी बड़ी हो गई है तो इसके हम उत्तर नेक्स्ट वीडियो में आपको देते हैं, ताकि आप आराम से अच्छे से समझ सकें, ठीक है। और आप इसके लिए अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी चाहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर हमें टेक्स्ट जब हम ज़रूर कमेंट लिख करिएगा वीडियो पे, और हम उसके बारे में आपको बताएंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके उत्तर लेके आते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत दिनों बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आपसे जुड़ने के लिए, आप घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में रह के पढ़ते रहिए, देश का नाम आगे करते रहिए, बढ़ाते रहिए। जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर पहले की तरह हम सब लोग स्कूल जाएंगे और अच्छे से हम लोग पढ़ पाएंगे, देश का नाम रोशन कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।